हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं, इसके बारे में कुछ कमेंट्स आ रहे थे बहुत पहले से ही, और रिसेंटली भी एक किसी का कमेंट आया था कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक वीडियो होना चाहिए। ठीक है, सो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट जो पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, उसके साथ साथ। ठीक है, तो वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टू शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इससे रिलेटेड हम लोग गेन करें। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एनएसएसओ से रिलेटेड एमसीक्यूज़, जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है जिसको डिस्कस करना चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में। और जो हम लोग एमसीक्यूज़ की जो प्रैक्टिस शुरू करेंगे वो नेक्स्ट वीक या फिर हम लोग 4 या 5 दिन में शुरू कर सकते हैं उसको भी, जिससे आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता चल सके। चलिए, सबसे पहले हम लोग जितने भी ये टर्म्स हैं, ये ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में आप यूजुअली आप लोग जानते हो। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा डीप नहीं जाने वाले। सो एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं, तो इसको हम लोग ऊपर से टच करके निकलेंगे। क्या है, एक जितने भी यहाँ पे जो वर्कर्स हैं या जो वर्क कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप हो जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। सो एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब है कि 365 डेज भी काम कर सकता है कोई एम्प्लॉयर। ठीक है, जो एम्प्लॉई जो काम कर रहा है, और हो सकता है कि कुछ डेज, ठीक है, एंटायर ईयर भी कर सकता है, या फिर कुछ ईयर या फिर कुछ महीने उसको काम मिल गया तब भी वो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, एज पर एनएसएसओ। आगे भी हम लोग वो चीज़ डिस्कस करेंगे। चलिए, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्कर्स। जितने भी टाइप्स ऑफ वर्कर्स हैं, खैर इनकी कोई रिलेवेंसी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना नहीं पूछता कभी। ठीक है, वर्कर इतना इजी नहीं पूछता, फिर भी हम लोग करते हैं यहाँ डिस्कस। तो नंबर 1 आता है हायर्ड वर्कर। अब हायर्ड वर्कर क्या है, जो भी वैसे वर्कर जो हमने मार्केट से खरीदे हैं। ठीक है, जो वेजेस और सैलरीज के ऊपर काम करते हैं, चाहे हमें सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या है, हायर्ड वर्कर है, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, हमने क्या है, बाहर से मार्केट से हायर किए हैं। अब इसमें 2 टाइप्स के वर्कर्स होते हैं। एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो डेली या फिर जो डेली रूटीन में पैसा कमा रहे हैं वो, या फिर जो टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, जिनको कोई सोशल सिक्योरिटी वगैरह नहीं मिलती। ठीक है, उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती और अदर बेनिफिट्स नहीं होते। ठीक, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हो गए, या फिर जो स्पेसिफिक डे या फिर कुछ ही दिन काम पे आ रहा है, या फिर वो डेली वेजेस जो आप देखते हो, जो लोग मजदूरी दिहाड़ी करते हैं वो। उसके बाद आता है रेगुलर सैलरीड वर्कर। अब रेगुलर है वो जो परमानेंट वर्कर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर भी, ऑर्गेनाइज सेक्टर रेगुलर है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी हैं। प्राइवेट सेक्टर अभी है लेकिन उनमें भी लॉज अच्छे काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी निकाल देगा। हाँ, उसमें भी लॉज, लेबर यूनियन लॉज वर्क करते हैं। ठीक है, तो रेगुलर वर्कर वो हो गए जिनको सोशल सिक्योरिटी, जितनी भी सोशल सिक्योरिटी वो मिल रही है और रेगुलर सैलरी मिल रही है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल है सीए का, टीचर्स का, स्पोर्ट्स ट्रेनर एट स्पोर्ट्स क्लब। ठीक, दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड है जो आप लोग खुद काम कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड हम लोग अपने फार्म है, हम लोग अपना बिजनेस है। ठीक, सो अपना बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। चलिए, ये तो था एम्प्लॉयमेंट की। आगे वर्कर्स का टाइप्स। अब बात करते हैं 3 चीज़ें। एक करेंगे हम लोग लेबर सप्लाई, और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे यहाँ पे लेबर फोर्स, और तीसरी चीज़ यहाँ बात करेंगे वर्क फोर्स। ठीक है, तीनों ही चीज़ें काफ़ी इजी हैं, लेकिन अगर ये माइंड में स्किप होगी तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लेबर सप्लाई क्या है। लेबर सप्लाई बहुत इजी टर्म्स है। जैसे हम लोग सप्लाई की कॉन्सेप्ट करते हैं ना, सप्लाई वैसे ही कॉन्सेप्ट है लेबर सप्लाई का भी। ठीक है, टोटली ये डिपेंड करती है वेजेस के ऊपर और पॉजिटिवली रिलेटेड करती है। जैसे ही वेज बढ़ेगा तो लेबर सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर काम करना चाहेंगे अगर वेजेस बढ़ेगा, और अगर वेजेस कम कर दोगे तो लेबर सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट जो लेबर सप्लाई है डिपेंड किस पे कर रही है, ठीक है, वेज रेट पे। ठीक, सो इट रेफर टू सप्लाई ऑफ लेबर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट्स। सो सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डे ऑफ वर्क। अब दूसरी चीज़ें डिपेंड करती है मैन डे। अभी स्टैंडर्ड मैन डे कितना है, 8 आवर का। ठीक है, जो ऑफिस वगैरह में जो काम होता है बेसिक ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ, जो एक रूल है या फिर लॉ के अकॉर्डिंग 8 आवर काम होता है मैन डे ऑफ वर्क। ठीक है, 8 आवर, और अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर उसको अच्छी सैलरी, अच्छी ओवर टाइम मिल रहा है, वो तब भी ज़्यादा करेगा। ठीक है, लेबर सप्लाई फिर बढ़ेगा। और अगर ये जो नंबर ऑफ आवर्स हैं
ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स अगर ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, 16 आवर कर देंगे, तो 16 आवर कर देंगे सेम सैलरी पे, तो लेबर सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सेम सैलरी पे ज़्यादा घंटे काम नहीं करना चाहेंगे लोग। सो दो चीज़ें हैं, एक तो आपका जो वर्क जो वेजेस है उस पर डिपेंड कर रहा है लेबर सप्लाई, और दूसरा मैन आवर, ठीक है, 8 आवर अभी स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज। अब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और इवन व्हेन नंबर ऑफ वर्कर रिमेन कांस्टेंट। अब एक बात ध्यान देना, सप्लाई ऑफ जो लेबर है वो बढ़ सकता है, कहता है, ठीक है, लेबर सप्लाई बढ़ सकता है, इवन जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स अगर कांस्टेंट रहे लेबर सप्लाई तब भी बढ़ सकता है। अभी ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, वर्कर तो सेम है, मान लीजिए यहाँ 10 लेबर है या 10 वर्कर्स हैं, 10 वर्कर्स सेम है, लेकिन लेबर सप्लाई जो है 10 से ज़्यादा हो सकता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, मोर देन 10 हो सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि लेबर सप्लाई डिपेंड कर रहा है 8 आवर मतलब मैन डे ऑफ वर्क। अब हो सकता है मैन डे ऑफ वर्क अगर उसको वेजेस अच्छे मिलेंगे, ठीक है, जैसे ओवर टाइम होता है, अगर उसको वेजेस अच्छे मिले तो वो 8 घंटे की जगह 12 घंटे भी काम करना शुरू कर देगा, ठीक है, तो 12 घंटे काम करेगा तो लेबर सप्लाई इंक्रीज दिखाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर कितना है 8 आवर का, और 12 आवर काम करेगा तो लेबर सप्लाई इंक्रीज दिखाएगा, ठीक है। अगर ये 16 आवर काम करता है तो लेबर सप्लाई मान लो डबल दिखाएगा, डबल तकरीबन, क्योंकि 8 आवर स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। सो ये वाली लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेबर सप्लाई इंक्रीज हो सकता है इवन जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं अगर कांस्टेंट रहें तो भी, ठीक है। सो लेबर सप्लाई 8 घंटा काम कर रहा है, जो 10 वर्कर्स हैं अगर 8 आवर ही काम करेंगे तो हो गया लेबर सप्लाई 10। अगर ये 16 आवर काम करते हैं, ठीक है, 16 आवर काम करते हैं तो लेबर सप्लाई कितनी होगी 20, ठीक है, क्योंकि 16 आवर क्यों करेगी, जब वेजेस उनको ओवर टाइम दोगे, ठीक है। तो लेबर सप्लाई दो चीज़ पर डिपेंड करता है, एक वेजेस के ऊपर और एक मैन डे ऑफ वर्क, ठीक है, कितने आवर वो काम करता है। सो बिकॉज द सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डे और पर्सन डेज और 1% डे रेफरिंग 8 आवर ऑफ वर्क। चलिए आगे चलते हैं, लेबर फोर्स। अब लेबर जो फोर्स है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेबर फोर्स दो चीज़ें इसमें आती हैं, एक तो जो एक्चुअल वर्कर है, जो एक्चुअल वर्कर है वो, प्लस इसमें जो विलिंग है लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिली, ठीक है, जो विलिंग होते हैं काम करना चाहते हैं लेकिन उनको वर्क नहीं मिला, बट नॉट गेटिंग वर्क। तो लेबर फोर्स में दो चीज़ें आ गई, ये वेज रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, वेज रेट बढ़े कम हो इसको कुछ नहीं मतलब, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आती हैं लेबर फोर्स में, एक एक्चुअल वर्कर्स और दूसरा जो वर्कर्स विलिंग हैं लेकिन उनका काम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है। सो नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ आ गई, एक्चुअल वर्कर और विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग एनी वर्क। सो इट रेफर टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, इसके वेज रेट से डिपेंड नहीं करता। एंड बिकॉज द मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट हो रहा है नॉट इन टर्म्स ऑफ पर्सन डेज, ठीक है, जैसे लेबर सप्लाई में हो रहा था। सो साइज ऑफ लेबर फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज ओनली व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे लेबर फोर्स तभी कम और ज़्यादा हो सकता है जब यहाँ पे नंबर ऑफ एक्चुअली वर्किंग्स या फिर जो विलिंग टू वर्क है, ठीक है, वो कम ज़्यादा हो, उनके साथ साथ लेबर फोर्स भी कम ज़्यादा होता रहेगा। चलिए अभी जो वर्क फोर्स है 2021 में, ठीक है, सो 107 करोड़ पीपल इन वर्किंग एज। वर्किंग एज ग्रुप में कितने हैं? वर्किंग एज क्या होती है? बेसिकली 15 ईयर टू 64 ईयर तक हम लोग कंसिडर करते हैं वर्किंग एज, ठीक है। किसी किसी में ये 65 भी आपको लिखा होगा, ठीक है, 64 टू दैट इज 15 टू 64 ईयर्स की एज ग्रुप है वर्किंग एज ग्रुप। एंड दीज ओनली एंड ओनली 40 करोड़ हैड अ जॉब। और उसमें से भी, ठीक है, ये जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है वो 107.9 करोड़, उसमें से भी 40 करोड़ लोगों को ही जॉब मिली है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो, ठीक है, मतलब 37.4% ओनली। तो अगर आप लोग वर्कफोर्स अभी देखोगे, आप वर्कफोर्स जो एक्चुअल वर्कर्स हैं, ठीक है, एक्चुअल वर्कर्स 43% पहले था 2016 तक। अभी ये कोविड के कारण ना बहुत अभी थोड़ा सा कम हो गया, पिछले 36-37 पे चला गया। सो एम्प्लॉयमेंट दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट रेशो या एम्प्लॉयमेंट रेट 37.4% जो एक्चुअल वर्कर है। चलिए अब तीसरा बात हम करते हैं वर्कफोर्स की। वर्कफोर्स में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आता है और वो भी जो एक्चुअल वर्कर्स हैं। इस बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जो एक्चुअल वर्कर्स हैं उसको हम बोलते हैं वर्कफोर्स, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 20 पीपल हैं
20 जन हैं और 20 जनों में से सिर्फ 12 काम कर रहे हैं, ठीक है, 12% काम कर रहे हैं। तो 60% जो है ये है आपका वर्कफोर्स, मतलब 20 में सिर्फ 12 को काम मिल रहा है, ठीक। तो एक्चुअल वर्कर मतलब वर्कफोर्स। तो कंसीडर वैसे इसको वर्कफोर्स को ज़्यादा करते हैं और लेबर फोर्स को उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ठीक है। वर्कफोर्स ही चेक होता है, मतलब एक्चुअल वर्कर्स कितने हैं किसी इकोनॉमी में। सो दोज हु आर एक्चुअली एंगेज्ड, ठीक है, कंस्टिट्यूट द वर्कफोर्स। इट इज़ नॉट रिलेटेड विद वेज रेट, अगेन ये वेज रेट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सो एक्चुअल वर्किंग, इस बात को ध्यान रखना। एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क, ठीक है। इसमें वो इंक्लूड नहीं होता जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयड है वो इसमें काउंट नहीं होते, ठीक है। एक्चुअल वर्कर ओनली, सो दैट इज़ वर्क फोर्स। अब इसके 3 मेथड हैं, अलग अलग मेथड से उसको आप लोग समझ सकते हो। जैसे वर्क फोर्स, तो वर्क फोर्स हम लोग लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, जितने भी इसमें लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड हटा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास रह जाएगा वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या है? जो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स है, ठीक है। तो लेबर फोर्स में से अगर अनएम्प्लॉयड निकाल देंगे तो बचेंगे क्या? जो एक्चुअल वर्किंग में है। एंड दिस ब्रिंग अस टू द एस्टिमेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड दैट इज अनएम्प्लॉयड। सो जितने भी नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड हैं वो सब निकल जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पे? एक्चुअल वर्कर जो है वो, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अनएम्प्लॉयड, तो इसको लेबर फोर्स में से जो वर्क फोर्स है उसको हटा दो, ठीक है। लेबर फोर्स में से जो वर्क फोर्स है उसको हटा दो, अब हमारे पास रह जाएगा, ठीक है, जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं वो, ठीक है। ये जनरल सेंस में फॉर्मूला यहाँ पे बहुत सारे हैं, आगे और भी फॉर्मूला आने वाले हैं। चलिए, एक जो फॉर्मूला है ये काफ़ी टाइम पूछा भी जाता है एग्जाम में, पार्टिसिपेशन रेशो, ठीक है, पार्टिसिपेशन रेशो। सो इसका जो फॉर्मूला है टोटल वर्क फोर्स। अब टोटल वर्क फोर्स का मतलब है एक्चुअल वर्कर, जितने भी एक्चुअल वर्कर्स हैं वो, ठीक है, अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन, इस बात का ध्यान रखना, टोटल पॉपुलेशन और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये वाला जो पार्टिसिपेशन रेशियो है इसको याद रखना। जितने भी ये फॉर्मूलाज आ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो नेक्स्ट है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी हम लोग टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये जो रेशियोज हैं कुछ ज़्यादा नहीं है इनमें, हाँ कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए, बाकी सेम है। चलिए, अगर हम बात शॉर्ट में करें बिल्कुल, तो लेबर सप्लाई डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है वेज रेट पे, और इन टर्म्स ऑफ मैन डेज, मतलब मैन आवर डे, कितने घंटे काम करता है एक मैन, 8 आवर, ठीक है। लेबर फोर्स की अगर हम बात करें तो ये है एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। एक तो एक्चुअल वर्कर और दूसरा जो विलिंग टू वर्क है बट उनको काम नहीं मिला, और तीसरा है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स फिर एक ही कैटेगरी आती है, वो है आपका एक्चुअल वर्कर, ठीक है। ये ओवरऑल आपका पूरा हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इक्वेशन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो फॉर्मूला है, कई बार तो यूजीसी नेट में ऑलरेडी पूछ चुका है ये, पार्टिसिपेशन रेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, ठीक है, वर्क फोर्स, लेबर फोर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, पीजीटी एग्जाम में भी पूछेगा और यूजीसी में ही पूछेगा, ठीक। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, जितने भी अनएम्प्लॉयड पीपल हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइड बाय लेबर फोर्स, ठीक है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस इक्वेशन को याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार इसके फिगर्स दिए हो सकते हैं, पूछ सकते हैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना होगा, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। सो इन दिस एग्जांपल 12.6 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड। टोटल एम्प्लॉयड कितने हैं? 12.6 मिलियन, ठीक। उसके बाद 0.7 मिलियन जो पीपल हैं वो है आपके अनएम्प्लॉयड, 0.7 मिलियन अनएम्प्लॉयड है। अब देखते हैं आगे क्या लेबर फोर्स, या फिर आगे हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले लेबर फोर्स देखते हैं कैसे आया। तो लेबर फोर्स में हमने 2 चीज़ें की थी, ठीक है, एक एम्प्लॉयड और दूसरा जो विलिंग है, जो विलिंग है लेकिन जिनको काम नहीं मिला, वो किस कैटेगरी में आ गए? अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में। सो अनएम्प्लॉयड 0.7 मिलियन और 12.6 मिलियन जो आपके एम्प्लॉयड हैं, तो वर्क फोर्स कितना हो गया? 13.3 मिलियन। अब शायद आपको बात समझ आ रही होगी, तो इसको आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरा रेट जो है वो चेक करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या है? जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं,
डिवाइड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट 0.7 मिलियन थे एंड जो टोटल लेबर फोर्स था इकोनॉमी में 13.3 मिलियन का, ठीक है। तो हमने चेक किया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना आ रहा है, 5.3 आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये निकल गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब नेक्स्ट हमने चेक करना है पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन रेट कैसे चेक करेंगे, लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है। वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 to 64 मानी जाती है इंडिया में, लेकिन कई कॉन्टेक्स्ट में ना ये कई बार आपको 65 भी मिलेगा कहीं कहीं पे। सो वर्किंग एज पॉपुलेशन, सो लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक। तो लेबर फोर्स 13.3। अब यहाँ एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं कि मान लीजिए वर्किंग एज पॉपुलेशन 20 मिलियन है, ठीक है। वर्किंग एज कितना है, 20 मिलियन पॉपुलेशन है, तो पार्टिसिपेशन रेट कितना आ गया, ठीक है, 66.5। मतलब पार्टिसिपेशन कितने जो टोटल आपका टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट वर्क कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा है। सो ये जो है आपको अगर अपने और डिटेल में समझना है तो ये सोर्स दिया हुआ है, यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हो। ये जितने भी ये न्यूमेरिकल ये वाले हैं ना, ये वहीं से लिए गए सोर्स से। चलिए, ये तो हो गया हमारा सारा टोटल अभी तक एम्प्लॉयमेंट का। अब हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में बेसिकली हम लोग जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं। हम सीधा चलते हैं टाइप्स पे, ठीक है। सो कोई भी जॉब सर्च कर रहा है लेकिन उसको वर्क नहीं मिलता, ही इज़ एबल टू डू वर्क बट नॉट गेटिंग एनी वर्क, एलिजिबल है, एबल है, लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो हो गया अनएम्प्लॉयड, ठीक। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे फाइंड आउट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक। तो अनएम्प्लॉयड वर्कर दैट इज अपॉन टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट को जो मेजरमेंट करने का पूरा जिम्मा है वो है NSSO, ठीक है। कब सेटअप हुआ था NSSO, कई बार पूछ लेता है, वैसे बेसिक क्वेश्चन है लेकिन फिर भी याद रखना, 1950 में, ठीक है। और CSO भी, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, ये साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। ये आपका जितने भी GDP है उसकी कैलकुलेशन करता है, और ये जो पॉपुलेशन की स्टडी है वो करता है NSSO। चलिए, इसके अकॉर्डिंग 3 चीज़ों, इसको 3 मेजरमेंट दिए हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। एक तो डेली स्टेटस, वीकली स्टेटस और यूजुअल स्टेटस, ठीक है। और एग्जाम में 2-3 बार UGC में ही पूछ चुका है अब तक 2012 से कि इनमें से कौन सा मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। तो कई बार पूछ लेता है मंथली, तो मंथली स्टेटस अप्रोच नहीं है ऐसा, ठीक है। तो डेली स्टेटस अप्रोच में क्या होता है कि एटलीस्ट डे के कोई 1 घंटा या 2 घंटा, ठीक है, 1 आवर और 2 आवर एटलीस्ट कोई पर्सन काम कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। अगर इतना नहीं कर रहा कोई तो वो अनएम्प्लॉयड है। सो अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ अ पर्सन अंडर दिस अप्रोच इज मेजर्ड ईच डे इन रेफरेंस वीक, ठीक। तो रेफरेंस वीक में कुछ घंटे ही वो काम कर रहा है कि नहीं। सो अ पर्सन हैविंग नो गेनफुल वर्क इवन 1 आवर इन अ डे, अगर उसको 1 घंटे भी काम नहीं है, ठीक है, एक रेफरेंस वीक में जो सैंपल के तौर पर लिया है, तो वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा भी काम नहीं कर रहा वो वीक में, तो वहाँ पे वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। डेली स्टेटस अप्रोच मतलब दिन का 1 घंटा भी काम नहीं कर रहा। दूसरा आता है आपका वीकली स्टेटस। अब वीकली स्टेटस में वो पर्सन आ जाते हैं जो वीक का 1 दिन 2 दिन या कुछ आवर काम करते हैं। अगर काम किया तो एम्प्लॉयड है, अगर नहीं करते, अगर नहीं मिलता उनको काम, फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट। सो वीकली स्टेटस अप्रोच, दिस अप्रोच हाईलाइट द रिकॉर्ड ऑफ दोज पर्सन्स हु डिड नॉट हैव गेनफुल वर्क और वर अनएम्प्लॉयड इवन फॉर आवर ऑन एनी डे ऑफ द वीक, ठीक है। किसी भी दिन उनको कुछ काम नहीं मिल रहा, कोई भी दिन काम नहीं मिल रहा, कुछ दिन भी काम नहीं मिल रहा, कुछ घंटे भी काम नहीं मिल रहा, वो क्या हो गए, ठीक है, आपके वीकली स्टेटस अप्रोच में या अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। और कौन सी कैटेगरी में आ गई, वीकली स्टेटस अप्रोच। तीसरा स्टेटस है यूजुअल स्टेटस। अब ये आपका चलता है पूरे साल के लिए। सो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रहता है वो मेजर टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड। सो दिस गिव्स एस्टिमेशन ऑफ दोज पर्सन्स who were unemployed or no gainful work for a major time duration during the 365 days। साल में वो बिल्कुल अपनी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करता या फिर बहुत कम डे में करता है, ठीक है, मेजर टाइम वो फ्री रहता है, तो वो हो गया यूजुअल स्टेटस अप्रोच, ठीक है। यूजुअल आपका पूरा ईयर का हो गया, वीकली स्टेटस वीक में कुछ दिन, और डेली स्टेटस दिन में कुछ घंटे। चलिए अब करते हैं डिस्कस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है,
टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, ये कौन सा टाइप्स अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से शो करिएगा। सो नंबर 1 है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसको हिंदी में बोलते हैं छुपी बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हमें दिखता नहीं है, लेकिन कहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। नंबर ऑफ पर्सनस रिक्वायर्ड कम होते हैं, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा काम करते हैं। सो दैट दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वर पीपल एम्प्लॉयड आर मोर देन एक्चुअली वर्कर। ठीक है, काम पे हमने ज़रूरत है सिर्फ 10% की, 10 लेबर की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअली काम कर रहे हैं 15%। तो 15% काम करेंगे, तो जो 5% है, ठीक है, अगर ये काम नहीं भी करेंगे तब भी प्रोडक्शन उतना ही होगा। तो ये जो 5+ किए हैं इधर, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन दिख नहीं रहे। वो कौन सा अनएम्प्लॉयड है, हिडन, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली ट्रेस्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, मेनली। सो अब इस टाइप जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है, एमपीएल क्या होता है, इसमें 0 हो जाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाती है, 0 डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, मान लीजिए 10 जो पर्सन है वो अगर 100 क्विंटल, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 100 क्विंटल है किसी वो लैंड में जो जहाँ वो फसल उगा रहे हैं। ठीक है, 100 क्विंटल वीट। अगर 11वां लेबर आता भी है तो मैक्सिमम कैपेसिटी तो 100 ही है। तो अगर ये आ भी जाता है 11वां लेबर, तब भी मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना होगा, 100 ही होगा। तो एडिशनल प्रोडक्शन कहाँ होगा, तो एडिशनल प्रोडक्शन कितना होगा, 0। सो एमपीएल डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में 0 होता है। चलिए, नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, 2 चीज़ें ध्यान में रखना, यही 2 चीज़ों में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और टेक्निकल ये दोनों सेम से हैं, लेकिन थोड़ा जो मेजर फ़र्क है वो बता देते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में 2 चीज़ें आएंगी, जब भी इकोनॉमी में चेंज इन टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, या फिर चेंज इन डिमांड पैटर्न। अगर डिमांड पैटर्न में चेंज होगा तो जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी के चेंज होने के कारण जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसकी नॉलेज नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर डिमांड पैटर्न चेंज हो जाएगा इकोनॉमी में, तो इसके कारण भी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, जो पुरानी डिमांड थी वो ख़त्म होगी तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक, तो 2 चीज़ों के कारण अगर अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मेन थ्रस्ट इसका ये है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, सो दैट दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर ड्यू टू 2 मेन रीजन्स, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड पैटर्न। ये इंपॉर्टेंट है बस, बाकी इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। चलिए, तीसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अब आपको सीजन का ही पता है, एग्रीकल्चर में ये भी बेसिकली होता है। ठीक है, एक सीजन है, रबी का सीजन है, 3 महीने खेती की, फिर 3 महीने फ्री बैठ गए। ठीक है, या फिर जो समर का जिनका ऑक्यूपेशन है, ठीक है, जिनका वुलन का ऑक्यूपेशन है, वुलन का काम समर में नहीं चलेगा। ठीक है, समर में वो फ्री हो जाएंगे, तो सीजनल। सो इट अकर्स व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर व्हेन डिमांड फॉर लेबर इज लोअर देन यूजुअल। ठीक है, तो बेसिकली ये इजी है, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है वल्नरेबल अनएम्प्लॉयड। वल्नरेबल क्या होता है, असहाय। ठीक है, मजबूरी। तो मजबूरी कहाँ होती है, जहाँ पे आपकी इनएडेक्वेट अर्निंग्स है, इनकम बहुत कम है। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी है, वहाँ भी छोड़ देते हैं काम लो प्रोडक्टिविटी के कारण। डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं, जैसे जो हिली एरियाज़ हैं, पहाड़ के एरियाज़ हैं, वहाँ पे खेती करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ट्रैक्टर्स नहीं वहाँ पहुँच सकते। ठीक, तो वहाँ पे एक वल्नरेबल हो गया, काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि अर्निंग ठीक नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी इसमें मेनली अब वही है जो स्ट्रक्चर में एक पार्ट था ना इसका, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो इसमें भी वही है कि टेक्नोलॉजी में अगर चेंज होने से अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो जो ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले जो पर्सन हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सो दिस सिचुएशन व्हेन पीपल लॉस देयर जॉब्स ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक, सो कुछ डाटा भी दिया हुआ है, ये खैर काम का नहीं है, तो हमने मेन कॉन्सेप्ट समझना है ये वाला। चलिए, तो अगर इसके साथ साथ आपका चेंज इन डिमांड पैटर्न दिया होगा, तो वो चेंज इन डिमांड पैटर्न दिया है तो मतलब वो कौन सा है, वो स्ट्रक्चर है। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो फिर वो टेक्नोलॉजिकल माना जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये टोटली आपका जुड़ा हुआ है बिजनेस साइकिल से। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल में क्या होता है, रिकवरी होती है, बूम होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है। तो जब रिकवरी होती है या फिर बूम होता है उस समय में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, उस समय में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी साइक्लिकल
ठीक है, रिसेशन के अकॉर्डिंग या फिर जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है उसके अकॉर्डिंगली अनएम्प्लॉयमेंट चेंज होता है। चलिए, सेवन्थ वन है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब होता है स्मॉल पार्ट, तो यहाँ पे टेम्परेरी इसको बोलते हैं, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको अनएम्प्लॉयड होना पड़ेगा। अब मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक जॉब छोड़ी 31st, ठीक है, 31 दिसंबर मानते हैं, दिसंबर को हमने एक जॉब छोड़ दी, और नेक्स्ट ईयर हमने 15 जनवरी को दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली। तो इन ड्यूरेशन में जो हम लोग 14 दिन फ्री रहे हैं, ठीक है, 14 डेज हम लोग जो फ्री रहे हैं, ये अनएम्प्लॉयड कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? फ्रिक्शनल। ठीक है, ये मेजर तो नहीं होती, बस मेजर अनएम्प्लॉयमेंट इसको इकोनॉमी में नहीं काउंट किया जाता। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही है फ्रिक्शनल, टेम्पररी। ठीक, सो व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वाइल सर्चिंग फॉर न्यू जॉब और स्विचिंग बिटवीन जॉब्स, या तो नई जॉब सर्च कर रहा है या फिर स्विच कर रहा है एक जॉब से दूसरी जॉब में। सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक जॉब से दूसरी जॉब में मूव कर रहे हैं, जितना ड्यूरेशन है टाइम पीरियड उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट 8th वन इज कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। तो कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट भी, ये भी शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जो हम लोग शॉर्ट टर्म या जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है या फिर रॉ मटेरियल खत्म हो गया, सडनली डिमांड पैटर्न या फिर ऑनरशिप राइट चेंज हो गया, ठीक है, उसके कारण जो अनएम्प्लॉयड आ जाते हैं, या सडनली कई बार स्ट्राइक्स वगैरह हो जाती हैं, उसके कारण भी वर्कर्स को निकाल देते हैं, या कुछ और चीज़ होती हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। सो दैट पर्सन इज एम्प्लॉयड ऑन डे टू डे बेसिस। सो जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं ना, उन पे ये ज़्यादा डर रहता है, कैजुअल वर्कर जो डे टू डे वेजेस पे काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। सो क्रॉनिक का मतलब ही यही है, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी लॉन्ग पीरियड के लिए हो रही है उसको बोलते हैं क्रॉनिक। तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग पीरियड के लिए है तो वह है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए। सो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड इनएडेक्वेट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन अकाउंट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब जब लॉन्ग टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट चलेगा, पॉवर्टी चलेगी, तो यहाँ पे कौन सा चक्कर बन जाएगा? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। किसने दिया था कॉन्सेप्ट विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी? ठीक है, ये भी कई बार पूछ लेता है। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ नक्शे। चलिए, लास्ट में है कॉन्सेप्ट दैट इज कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब क्या कॉजेज हैं? खैर ये तो कॉजेज नहीं पूछता, ये तो आपको जब थ्योरेटिकल एग्जाम है ना तब काम आएगा। ठीक है, तो भी यहाँ पे जितने ही पॉइंट्स है इसको ऑरली पढ़ लेना। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स के एग्जाम में कभी आपको पूछेगा नहीं व्हाट आर द कॉजेज, क्योंकि बहुत बेसिक है। ठीक है, तो इसको वैसे ही आप पढ़ लेना। इवन कि नोट्स में भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई अगर डिस्क्रिप्टिव लेवल का कोई एग्जाम है तो पॉइंट कर लो, एक्सप्लेन खुद कर लोगे इसको। ठीक है, चलिए, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MCQs, इसी पार्ट के मतलब इसी टॉपिक के MCQs, एक्सपेक्टेड MCQs करेंगे लगभग 20। ठीक है, सो आप लोग देखिए कि 20 MCQs में से आपके कितने करेक्ट होते हैं। सो आपका एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, UGC नेट के लिए और PGT इकोनॉमिक्स के लिए। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।